नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे भाई बहनों, आप सभी के लिए ये जो सेशन है डेली होता है अपने समय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी को लेकर, और मैं डेली आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता हूँ। आपसे कहता भी हूँ कि भाई थोड़ा सा फोकस पढ़ाई के प्रति बढ़ा दें, क्योंकि वैकेंसी जब आती है ना बेटा, तो कहते हैं कि भाई किस्मत भी बार बार मौका नहीं देती। ये बात सच है कि मेहनत ही आगे बढ़ाती है, मेहनत ही रंग लाती है, पर लेकिन ये भी एक बात सच है कि मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी साथ देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, लक भी बहुत जरूरी है, पर लेकिन लक तभी काम करता है जब मेहनत होती है, और ये लक बार बार मौका नहीं देता। आपके पास एक मौका है अपने आप को सफल साबित करके एक अच्छा जिम्मेदार घर का मेंबर बनाने का और घर का जिम्मेदार बेटा या बेटी बनाने का। तो आप लोग अलग अलग पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई हुई हैं। उम्मीद करिएगा कि आप लोग इसको इस बार एक सीट अपनी पक्की करेंगे। इसके लिए पीडब्ल्यू यूपी एग्जाम वाला आप सभी के साथ है। यूपी एग्जाम वाला ने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर तो क्लास पहले दिन से ही चला रखी हैं, जिसमें 4 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, फिर 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, फिर उसके बाद आपका मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, तो आपकी सारी प्रॉपर क्लासेज चलती हैं। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए ऐप पर भी एक बेहतरीन शानदार सा बैच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल वैकेंसी को लेकर, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, चाहे वो ड्राइवर की वैकेंसी का हो, तो वो भी आपके पास एक मौका है ना। तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, और प्लस आपके पास ये तो है ही है कि भाई यूट्यूब पे तो आपकी क्लास चल ही रही है। पांडे जी अभी तबीयत सही नहीं है, काफ़ी तेज फीवर है, मतलब बस एडजस्ट करके रोक रोक के अपने आप को कोशिश करके पढ़ा रहे हैं। दवाई लेके काम चल रहा है, दवाई लेके खड़े हो जाओ, फिर थोड़ा बहुत थकान होती है, फिर बुखार बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी चीज़ होती है हमारे लिए। हमारे लिए दवाई और डोज जो होती है वो क्लास होती है। आप सबके सामने आके पढ़ाना, ये हमारे लिए डोज का काम करता है, और अगर आपका संख्या बल बढ़ जाए तो वो डबल डोज हो जाती है भाई, वो और भी बढ़िया से काम करता है। तो वही आपसे मेरा कहना कि आप लोग मेहनत करते रहिएगा, ज़रूर सफलता मिलेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको जल्दी एक वैकेंसी और देखने को मिलने वाली है। उपचुनाव से पहले पहले एसआई की वैकेंसी हो गई, तो काफ़ी वैकेंसी है। पर लेकिन जब आप टारगेट एक ही वैकेंसी को कर रहे हैं अभी फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट को, तो उसको ही कीजिएगा, उसको ही लेके टारगेट करिएगा। और रही इसकी बात कि इसमें आपकी मदद और कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम टेस्ट वगैरह आपका करा लेंगे, है ना। वो भी हम कोशिश करेंगे कि मॉडल टेस्ट वगैरह, हालांकि जो आपका बैच आया हुआ है उसमें तो आपका टेस्ट सीरीज वगैरह सब है, पर लेकिन फिर भी यूट्यूब पे भी हम एक दो टेस्ट आपका कराएंगे कंबाइंड, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, मोटिवेशन आपके अंदर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की। दूसरी बात क्या है कि वैकेंसी समय पे पूरी होगी, ये फंसने वाली है नहीं। इसका समय पे पेपर होगा, समय पे रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें समय पे आएंगी प्यारे बच्चों। IMV ड्राइविंग लाइसेंस 2014 का बिल्कुल वैलिड होगा। 2014 से तो भाई लगभग आपके पास 10-15 साल तो होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्टिव हैं, बढ़िया से रहिएगा, चलेगा वो आपका। तो यही है भाई। चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं बढ़िया से। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, प्रणाम, सलाम, आदाब प्यारे बच्चों। इलाहाबाद हाई कोर्ट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है आप सभी के सामने ये, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है प्यारे बच्चों। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं स्कैन करके, ये मेरे नाम से ही है, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं या कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मिल जाती है, आपके लिए मददगार ही साबित होगा ये। तो पहला क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं आप सभी के साथ में, है ना। चलिएगा बेटा, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आप सभी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीजिएगा। राइबोफ्लेविन प्रेजेंट इन फिश इज ऑल्सो नोन एज। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को और किस रूप में भी जाना जाता है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम इसमें से राइबोफ्लेविन है, ये भी आप कह सकते हैं। आंसर बताइएगा, आप सभी से क्या पूछ जी। ये मछलियों में भी पाया जाता है और ये सब्जियों में भी पाया जाता है, ये सब्जियों में भी पाया जाता है ना। तो बताइए आपका कौन सा विटामिन है जो आपका राइबोफ्लेविन प्रेजेंट इन फिश इज ऑल्सो नोन एज। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन C जो है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है,
एस्कॉर्बिक एसिड है प्यारे बच्चों, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड है और ये आपका इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए आपका काम करता है ना, रक्त का थक्का जमाने में कामयाब होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, जिसमें कि आपका नीरज सीबी पांडे, अंकुल कुमार गोंड और ए गौतम, इन प्यारे भाई बहनों का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने। चिल्ड्रंस स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो कंट्री है, हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित हो जाते हैं? पश्चिमी देशों में कई बार क्या है कि जैसे नॉर्वे को मिडनाइट कंट्री कहा जाता है, मध्य रात्रि का देश है, या आप अदर कंट्रियां भी देखेंगे वहां पे क्या है कि बेटा आपका मतलब धूप कम निकल पाती है, तो जिसकी वजह से बच्चों को धूप नहीं लगती। धूप ना लगने की वजह से उनमें किस चीज की कमी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है वैसे क्वेश्चन आपका। तो मुख्यतः पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री जो है, उनमें बच्चे को जब सूर्य की धूप नहीं लगेगी, तो एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि सूर्य की धूप आपका जो है उससे कौन सा विटामिन एक्टिव होता है? तो भाई विटामिन डी प्यारे बच्चों, विटामिन डी, विटामिन डी है। और आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इसी के साथ साथ आपका जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनरली हम कह देते हैं कि इसकी कमी से सूखा रोग होता है बेटा, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। बट आपका जो है रिकेटस उसको बोलते हैं विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी मैंने आपको बताया कि सी है, ये विटामिन सी है ना। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। जब चेक करते हैं तो आप सभी का आंसर सही है, जिसमें नीरज, आदेश कुमार, सीबी पांडे और आपका अविनाश मिश्रा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, ब्रेन दिमाग है, आपका पेनक्रियाज अग्नाशय है, या लीवर है प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा जी। बायोकेमिकल लेबोरेटरी आपका ह्यूमन बॉडी की किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेटा जिगर को, लीवर को। ठीक है, छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है हमारे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग जो होता है, ऑर्गन जो है, वो छोटी आंत है। कहने के लिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा होती है। जिगर मतलब लीवर को बोलते हैं भाई, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। और ये आपका लीवर ही जो है वो हमारा बायोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी कि जैव रसायन प्रयोगशाला के लिए काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। तो इसका सही क्वेश्चन जो है आंसर वो डी ऑप्शन है, जिसमें 40% लोगों का ठीक है। नीरज, सीबी पांडे, अंजलि प्रजापति और पांडे एसएसएस, इन बच्चों का आंसर इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने, फिर साइंस का एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शंस डिसीज। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो संक्रामक रोग नहीं है आपका जो है प्यारे बच्चों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन डिसीज, यानी कि इनमें से आपका कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइएगा। देखिए, संक्रामक रोग जो होगा बेटा वो किसी ना किसी आपका कारण से होगा। जैसे आपका रोग जनित कारकों से होगा, जैसे जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है,
विषाणु हैं, इनसे संक्रामक रोग होता है ना। डायबिटीज जो है आपका प्यारे बच्चों, ये आपका किससे, ये आपका संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। टीबी, ये भी आपका किसी ना किसी संक्रमण के कारण, चेचक, हैजा, ये सारे किसी ना किसी जीवाणु, विषाणु, इनके कारण होंगे। और जो आपका ये डायबिटीज है, मधुमेह है, ये आपका प्यारे बच्चों संक्रामक रोग नहीं होगा। 77% लोगों का ठीक है, जिसमें अंकुल कुमार गोंड, मंटू कुमार बर्णवाल, अंजलि प्रजापति, महेंद्र पाल, आदेश कुमार, अवनीश मिश्रा, पांडे एसएस, इन प्यारे भाई बहनों का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है फिर आपका, अब प्यारे बच्चों इतिहास से संबंधित, है ना। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट द नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को आपका नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य, है ना, किसका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और ये एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था भाई, एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था, साहित्य का एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था, पहला नोबेल पुरस्कार था साहित्य का एशिया का। दूसरी बात, 1913 में इनको ये मिला, और किसके लिए मिला, तो ये इनको गीतांजलि के लिए मिला। किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि जो है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इसको गीतों का उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको गीतों का उपहार कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो गीतों का उपहार है, ठीक है। गीतांजलि के लिए मिला था इनको। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहा जाता है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको जो टाइटल मिला, गुरु का टाइटल मिला। इन्होंने आपका प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके लिए, है ना, उसके लिए इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, उसके बाद इन्होंने जो घटना घटी, भारतीय लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने। तो रोलेट एक्ट के विरोध में जब लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में, तब उन पर जनरल डायर के कहने पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। उसके बाद इन्होंने सर नाइट की उपाधि को त्याग दिया था, सर नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। साथ के साथ आप जानते हैं कि 2 देशों के राष्ट्रीय गान को लिखने में इनका योगदान रहा है। कौन कौन से 2 देशों के राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखे हैं, तो भारत का ही अपना, है ना, राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा, भारत का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा जनगण मन, और एक बांग्लादेश का, बांग्लादेश का जो इन्होंने लिखा वो आपका अमार सोनार बंगला था। इन्होंने वो गीत गाया था, उन्होंने उसको 1971 में राष्ट्रीय गान के तौर पर स्वीकारा, अमार सोनार बंगला, है ना, इन्होंने इसको गाया। और ये हमारा जनगण मन अधिनायक जय हे, जन मन गण, ये भी इन्होंने ही गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसको गाया तो इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था बेटा, राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में भी इन्होंने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था इसी को, इसको ट्रांसलेट करने वाले यही थे। और जब इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसको एक टाइटल दिया गया जिसको कहा गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, है ना, राष्ट्रीय गान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इसी के साथ साथ आपका प्यारे बच्चों, इसका उर्दू में भी अनुवाद किया गया राष्ट्रीय गान का, और वो किया आबिद अली ने, वो किया आबिद अली ने। पहली बार 1911 में दिल्ली दरबार के समय पर यह गाया गया, आबिद अली ने किया था, और इसको टाइटल नाम दिया सुबह सुख चैन, उर्दू में
सुबह, सुख, चैन, इन्होंने नाम दिया आबिद अली ने इसी राष्ट्रीय गान को। इसका उर्दू में अनुवाद किया। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगर हम देखते हैं तो आप सभी में अंजलि प्रजापति का आंसर सही है। इसके बाद नीरज टारगेट, कविंद्र फिटनेस, मंटू कुमार बर्णवाल, पांडे एसएस, अवनीश मिश्रा, सीबी पांडे, के गौतम, आदेश कुमार, अंकुल कुमार, राजू से और महेंद्र पाल, इन बच्चों का आंसर इसमें सही है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्या कह रहा है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6? व्हेन वाज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH एस्टेब्लिश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी बेटा। कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी करंट का बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है बेटा? तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो ये है आपका भाई साहब विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। ये कहां पर है? तो ये है आपका भाई साहब राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला ओडिशा में। और इस स्टेडियम का नाम है आपका भाई साहब बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा जनजाति के प्रमुख नेता थे, बिरसा मुंडा स्टेडियम। प्यारे बच्चों, राउरकेला स्टील प्लांट भी है जो कि जर्मनी के सहयोग से लगा। और ये आपका सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमने चेक किया तो आपका देखा 66% लोगों का ठीक है। नीरज, अंकुल कुमार गोंड, आदेश कुमार, पांडे एसएस और अंजलि प्रजापति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है बॉस, आप सभी के सामने है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हु रोट मदर इंडिया? मदर इंडिया की रचना किसने की थी? मदर इंडिया की रचना किसने की थी इनमें से? बिरसा मुंडा जी मुंडा जनजाति के प्रमुख नेता रहे हैं, ये बात आपको याद होगी, है ना? बताइएगा भाई। अभी कुछ नहीं कह सकते एग्जाम कब तक होगा, जब तक मेरे कोई जानकारी ना हो तो मैं कैसे बता दूं? ये भी तो बात है बेटा, अभी कैसे बता दूं? मदर इंडिया किसकी रचना है? कैथरीन मेयो, मैकियावेली, रिचर्ड निक्सन और चार्ल्स डार्विन। तो सही आंसर है कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो, यानी कि आपका मदर इंडिया की रचना किसने की थी? कैथरीन मेयो ने। 70% लोगों का ठीक है। नीरज, आदेश, कविंद्र फिटनेस, अंजलि प्रजापति और पांडे एसएस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने। द फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1972 में, 1974 में या 1976 में बेटा? 1974 में की गई थी। एक और संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर और रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है बेटा दिल्ली में।
इसका मुख्यालय कहां पर है आपका? दिल्ली में। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, जिसमें आपका 40% लोगों का ठीक है। नीरज, अंजलि प्रजापति, पांडे एसएस, AK गौतम, इनका आंसर ठीक है। ठीक है भाई, तमिलनाडु में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आप सभी के सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? एरिया वाइज यूपी का कौन सा स्थान है बेटा? एरिया वाइज यूपी का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन तो इंडिया की फर्स्ट रैंक है। जनगणना के आधार पर तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और एरिया वाइज इंडिया का चौथा स्थान है, क्योंकि फर्स्ट रैंक राजस्थान की है। फर्स्ट रैंक राजस्थान के। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। मेरे को एक बात बताओ, ये 3 वाले कौन है? जिन्होंने कॉपी किया वो मारे गए, जिन्होंने कॉपी किया आपस में एक दूसरे का वो मारे गए हैं। बिना बात, मंटू कुमार बर्णवाल जी का आंसर ठीक है। का एक दूसरे का कॉपी करते हो यार? तुम एक ने लिखा, तुमने लगा ये सब सही दे रहा है तो यही देगा, कर दिया तुमने अपना काम खराब। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है यार, बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, यूपी के सारे बच्चे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था इनमें से? चेचक के लिए पहला टीका इनमें से किसने खोजा था? AK गौतम जी, इतना ऐसे उंगली रख के ऐसे सरप्राइज होने की जरूरत ना है। ऐसे का सरप्राइज से हो रहे हो, गलत है तो गलत। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? तो भाई चेचक के लिए पहला टीका खोजा था आपका 1796 में एडवर्ड जेनर ने। 1796 में एडवर्ड जेनर ने आपका जो है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। 62% लोगों का ठीक है, जिसमें आपका नीरज, मंटू कुमार बर्णवाल, अंजलि प्रजापति, गोविंदर फिटनेस, आदेश कुमार, इनका आंसर ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 भाई आपका? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सपने हमें आते हैं उसके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? जो हमें रात में बैठ के सपने दिखाई देते हैं, ये वो वाले सपने नहीं है जो हम दिन में देखते हैं। किताब आगे रखी हुई है, खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, भाई साहब शादी हो रही है, घोड़े पर चढ़ गए, बारात चली गई, फिर नीचे से आवाज आई माता जी की, भाई साहब अरे कहा कर रहा हो भैया, तुरंत ही आंख खुली, बोला ओ हो अभी तो मैं ही बैठा हूँ किताबों के सामने। तो भाई ये वो वाले सपने नहीं है, ये सपने वो जो रात में आते हैं। भाई उन सपनों पे जो स्टडी की जाती है साइंटिफिक तरीके से, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सपनों के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? ओनिरोलॉजी कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। अब भी कर लो सही आंसर, मौका तुम्हारे पास देख के आंसर देने का। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। 71% लोगों का ठीक है। नीरज, रजत, केशरवानी, अंजलि प्रजापति, पांडे SS, हिमांशु पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12 आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है भाई? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है और उसमें गैस कौन सी भरी होती है?
साथ के साथ ये भी चिपका देना तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? कमेंट करके आंसर दो। मैग्नीशियम, लेड, टिन, टंगस्टन, किससे बना होता है भाई? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है जी? बिल्कुल। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है, जो ऊपर तंतु बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है भाई। और बिजली के बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? ऑर्गन। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन है। चेक करते, लेड से कच्ची पेंसिल बनती है ना, जो उसका जो आगे वो पिन होती थी जिसको हम तोड़ के खा जाते थे। अंजलि प्रजापति, नीरज टारगेट, अवनीश मिश्रा, पांडे एसएस, अंकुल कुमार गोंड, इन सभी का आंसर ठीक है इसका प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, है ना। आर्गन कह लो, ऑर्गन कह लो, तुम्हारी मर्जी भाई, समझ में आना चाहिए आंसर, है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव सी शोर, यानी कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। भारत के कितने राज्य कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, या भारत के कितने राज्य समुद्र को टच करते हैं, कैसे भी आप मान लीजिएगा, क्वेश्चन को किधर से भी पकड़ लो आंसर सेम ही है। बताइए, हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव सी शोर, यानी कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। 7 है, 8 है, 9 है, कौन, और 10 है। कितने स्टेट है भाई? यूनियन टेरिटरी को अगर मैं छोड़ दूं, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दूं, तो 9 है। 9 राज्य हैं जो आपका तटीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें क्या सवाल है, यहां ध्यान से देखना भाई, इसमें क्या स्थिति है। जैसे कि ये मान लिया आपका ये साउथ इंडिया का हिस्सा है भाई, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, आप ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है, इसके 3 तरफ पानी है, सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम वाटर, यानी कि दक्षिण भारत का हिस्सा 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। और वो आपका इधर है अरेबियन सी, अरब सागर, नीचे है हिंद ओशन, आपका नीचे क्या है, हिंद ओशन है। इधर क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। समझ रहे हो या नहीं, हम बता रहे हैं। इधर है अरेबियन सी वेस्टर्न भाग में, अरब सागर, नीचे है आपका हिंद ओशन, हिंद महासागर बेटा, नीचे आपका हिंद ओशन, हिंद महासागर, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो जिस जमीन का भाग 3 तरफ पानी से घिरा उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जिस जमीन का भाग, जिस जमीन का भाग 3 तरफ पानी से घिरा हो, 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसे पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण भारत के हिस्से को प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। अब वेस्टर्न कोस्ट पर भारत के 5 राज्य हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। पश्चिमी तट पर गुजरात है, महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है, गोवा की बाउंड्री टच होती है, केटी कर्नाटक की, केआर केरला की, टीएन तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की, और एक आपका वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो भाई साहब आपका कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये 9 राज्य हैं जो आपका कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री है गुजरात की। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे कम किसकी है भाई? गोवा की। सबसे कम कोस्टल बाउंड्री तटीय सीमा किसकी है? गोवा की बेटा। सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। और दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट पर कितने राज्य बाउंड्री बनाते हैं बेटा? तो ये हैं 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इनको नॉर्थ टू साउथ में क्रम से लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर ईस्टर्न कोस्ट पर कितने राज्य हैं भाई आपका? पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट पर कितने राज्य हैं आपका?
तो ईस्टर्न कोस्ट पर आपका राज्य है भाई साहब 4, तो टोटल कितने राज्य हो गए? 9। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी है गुजरात की, सबसे कम गोवा की, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी है आंध्र प्रदेश की। भाई समझ गए मेरी बात? टोटल कितनी बाउंड्री है हमारी तटीय सीमा? तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की, यानी कि जो भारत का मुख्य भाग है 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों की भी लगा लें, यानी कि आइलैंडों की भी आपका लगा लें, जो आइलैंड हैं द्वीप हैं उनकी भी हम लगा लें, तो वो हो जाती है आपका टोटल मिला के 7516 किलोमीटर। ये आपका हो जाती है भारत की टोटल तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, जिसमें हम देखते हैं आपका भाई गुजरात की 4096 किलोमीटर कैसे हो जाएगी? भाई 1215 किलोमीटर है। इसका सही आंसर 60% भाई बहनों ने दिया, जिसमें आपका नीरज है, अवनीश मिश्रा है, अंजलि प्रजापति है, और अंकुल कुमार गोंड है, और पांडे SSS है। इन प्यारे भाई बहनों का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा है लगभग वही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया गया है। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 भैया, 14 सॉरी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडेड आइलैंड टेरिटरीज? द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब बताइए आंसर। बेटा बांग्लादेश से भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। आप 4096 उसकी बता रहे हो, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये है 7516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर भारत की लंबी तटीय रेखा है। ये आपका है। 78% लोग आंसर दे पाए हैं मेरे बताने के बाद भी, है ना? तो जिसमें आदेश कुमार, इंजीनियर अंकुश पाल, सैनी जी, अंकुल कुमार गोंड, राजू शाह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 भैया? आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीशियस स्टोन इज नॉट प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल इन म्यांमार? निम्नलिखित में से किस कीमती पत्थर का म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता? म्यांमार में बड़े पैमाने पर इनमें से किस पत्थर का उत्पादन नहीं किया जाता, यह आपसे पूछ रहा है। जिसमें आपका भाई मानिक है, रूबी मतलब, इसके बाद इस पर नीलम है, डायमंड है, या हरिताशम है? बताइए। जी, किस कीमती पत्थर का म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता? बताइए भाई साहब। तो ये है आपका भाई साहब डायमंड। हीरे का उत्पादन म्यांमार में नहीं होता। भारत में कहाँ होता है भाई? भारत में हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो भारत में हीरा उत्पादन के लिए जो शहर जाना जाता है, भारत में हीरा उत्पादन के लिए जो खदान है वो है आपका पन्ना, मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में उत्पादन के लिए। पर लेकिन द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई? द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं भाई आपका सूरत को। और डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? ये भी सूरत में है, गुजरात में। सूरत को क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा व्यापार डायमंड का यहीं से होता है। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो है दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड जो है आपका रूस उत्पादन करता है। मार्केट हमारे यहाँ सबसे बड़ी है एशिया की, सूरत गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे घिसाई होती है। सूरत किस नदी के किनारे पर है? तो बेटा आपका ताप्ती नदी के किनारे पर है, ताप्ती रिवर बैंक पर है। सही आंसर इसका सी ऑप्शन है। अब देखिएगा इसका सही आंसर चेक करते हैं, तो आपका जो है अंकुल कुमार गोंड, सैनी जी, AK गौतम, अंजलि प्रजापति, पांडे SS, इनका ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच गया भाई। ये कह रहा है कि म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो 1935 एक्ट 1935 के द्वारा ये अलग हुआ। उस समय इसका नाम बर्मा हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी रंगून, है ना, रंगून प्यारे बच्चों। तो म्यांमार जो है 1935 के माध्यम से अलग हुआ।
भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। आपका भाई अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और आपका मणिपुर है और मिजोरम है। मणिपुर है और मिजोरम है भाई, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं। मिजोरम है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि रंगून की जगह अब इसकी राजधानी हो गई है नाइपिडे। नाइपिडा इसकी राजधानी हो गई है और इसका नाम बर्मा का म्यांमार कर दिया गया है। ये है आपका सही डिटेल इसकी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा डेजर्ट है, कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जहां पर सबसे ज्यादा आपका जो है डायमंड के रिजर्व है, भंडार है? वर्मा मैंने भी नहीं बोला, बर्मा ही बोला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार है? गोल्ड के रिजर्व इनमें से किस में सबसे ज्यादा है भाई, बताइएगा। जी, अटाकामा डेजर्ट है प्यारे बच्चों, अटाकामा मरुस्थल। कहां पर है ये? चिली देश में है। चिली की राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। मंगोलिया आप जानते ही हैं, है ना। थार मरुस्थल सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल। जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल। इसके बाद मंगोलिया सबसे ठंडा मरुस्थल। चिली देश में है ये आपका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो भाई इसका सही आंसर है डी हो। जा में सभी को गलत है भैया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। द अंडमान निकोबार आइलैंड कंप्राइज अबाउट आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, कितने द्वीप शामिल हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? तो भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 672 हैं, 372 हैं, 472, 572। तो ये है आपका 572। ठीक है, द्वीपों का मिलन है। अंडमान निकोबार हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी अभी भी वही है, वैसे इसका नाम चेंज कर दिया अमित शाह जी ने। इसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया है भाई। अब इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी का। इसका हाई कोर्ट कहां पर लगता है बेटा? तो हाई कोर्ट इसका कलकत्ता में लगता है। कलकत्ता में लगता है इसका हाई कोर्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है आपका सैंडल पीक। सैंडल पीक 732 मीटर, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक। सही आंसर इसका डी ऑप्शन है भाई। 572 द्वीपों का समूह है। 57% लोगों का ठीक है, जिसमें राहुल जाटव, अजीत यादव, इसके बाद इंजीनियर अंकुश पाल, सैनी जी, अंजलि प्रजापति, जाकिर अली, इसके बाद पांडे एसएस और अखिलेश शुक्ला। इन प्यारे भाई बहनों का आंसर इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। भारत में से एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? भारत में जो 2 हैं ज्वालामुखी क्षेत्र आपका,
है ना। एक है सुसुप्त ज्वालामुखी अनएक्टिव वोल्केनो और एक है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो उनमें से बैरन जो है वोल्केनो है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है भाई ये भारत के किस क्षेत्र में है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनी का है। तो भाई देखो इसमें क्या है, अंडमान द्वीप समूह है, नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 139 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में बैरन आइलैंड है, जो कि एक सक्रिय वोल्केनो है भारत में। और आपका जो है नारकोंडम है वो अनएक्टिव है। 25% लोगों का ठीक है, सैनी जी, हिमांशु पटेल, पांडे, एसएसएस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो लगाया हमने भी, हमने कौन सा अलग कर दिया। तुम रामफलो ज्ञान मत दिया करो, पढ़ाई कर लिया करो। शहीद दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, तो भाई 30 जनवरी को। ठीक है, कब, 30 जनवरी को। सी ऑप्शन राइट है, 71% लोगों का ठीक है, जिसमें राहुल जाटव, अंकुल कुमार गोंड, मंटू कुमार बर्णवाल, आदर्श तिवारी, अजीत यादव, अजीत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जी भाई, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है। भाई विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है। जी, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाई द क्लाइमेट। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है। मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। क्लाइमेट जब चेंज होगी इनमें से किस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा भाई। जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित मानव के द्वारा मत्स्य पालन हो रहा है, मानव ही कर रहा है। खनन हो रहा है, कहीं से माइंस से खदान हो रही है तो वो भी। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई निर्माण हो रहा है वो भी। और आपका कृषि भी। तो भाई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका जो है किसमें, आपका भाई साहब जलवायु चेंज होने पे। बी डी ऑप्शन इसका राइट है, 88% लोगों का ठीक है, जिसमें अखिलेश शुक्ला, आपका जो है राहुल जाटव, अंकुल कुमार गोंड, आदेश कुमार और सैनी जी, इनका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है भैया, आप सभी के सामने है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द टर्म ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंड बाय। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की समय अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा। किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा, ड्यू टू इमरजेंसी, आपातकाल के समय पर। क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। देखिए इमरजेंसी लगाएगा कौन किसी भी स्टेट में, इमरजेंसी लगाएगा कौन किसी भी स्टेट में। कौन लगाएगा जी इमरजेंसी, इमरजेंसी लगाएगा राष्ट्रपति। किसके द्वारा, आर्टिकल 356 के द्वारा राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है भाई। राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा बार कहां लगा है, यूपी में 10 बार अब तक स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे ज्यादा बार आपका जो है इमरजेंसी लग चुकी है यूपी में 10 बार। सबसे ज्यादा समय के लिए जो लगी है वो लगी है पंजाब में। तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, पर लेकिन जो विधानसभा की अवधि है उसको कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट प्यारे बच्चों, यानी कि संसद ही बढ़ा सकती है। बी ऑप्शन सी, बी ऑप्शन इसका राइट है, पार्लियामेंट। 27% लोगों का ठीक है, अंकुल कुमार गोंड, सैनी जी, जाकिर अली, पांडे एसएसएस और अंजलि प्रजापति, इन भाइयों का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है।
मान लिया राज्यपाल को कोई बिल पास ना करना हो, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो राष्ट्रपति को कहकर अपने पास रिजर्व रख सकता है कि मैंने राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा है, या राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज भी सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए बिल बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ए गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट? बताइए भैया। तो कहां पर है भाई, किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 200 से, आर्टिकल 200 के माध्यम से। बी ऑप्शन राइट है। 38% लोगों का ठीक है, जिसमें अंकुल कुमार गोंड, शशि चौहान, अलाहाबाद, अवनीश मिश्रा, सैनी जी, पांडे एसएसएस, इनका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 23। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है भैया? आपका मुंबई में है, नई दिल्ली में है, भोपाल में है, कोलकाता में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता। तो देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है प्यारे बच्चों, ये आपका नई दिल्ली में है ना? ये आपका नई दिल्ली में है। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन है, जिसमें आपका 66% लोगों का ठीक है आंसर, जिसमें आपका मंटू कुमार बर्णवाल, अवनीश अंजीश कुमार, सैनी जी, अंकुल कुमार, इनका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि गिद्दा ए डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? गिद्दा जो कि एक नृत्य रूप है, वो किस राज्य से संबंध रखता है भाई? गिद्दा जो कि एक, इंग्लिश की क्लास का टाइम क्या है बेटा? इंग्लिश की क्लास चलती है शाम को 4 बजे, मेरी है, फिर हिंदी की क्लास है, फिर मैथ की है, फिर आपका इंग्लिश की है। गिद्दा जो एक नृत्य रूप है, वो किस राज्य से संबंध रखता है? तो गिद्दा का संबंध है बेटा पंजाब से। गिद्दा, भांगड़ा, ये आपका कहां पे है? पंजाब के। फीमेल करती है गिद्दा, भांगड़ा है पुरुष प्रधान, गिद्दा है महिला प्रधान। ठीक है, 7 बजे इंग्लिश की होती है ना? तो ये है आपका भाई साहब पंजाब से रिलेटेड। ए ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें 72% लोगों का ठीक है। सैनी जी, राहुल जाटव, अंजलि प्रजापति, अवनीश मिश्रा, मंटू कुमार बर्णवाल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए भाई। इन विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ पंचायत इन द 3 स्टेज हैज बीन आपका इनविजेज? यानी कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्लास के बाद में कमेंट करके देना है। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट है, आप लोग जुड़ना ना भूलें। सही 5 बजे आप लोगों के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर आपका एक महत्वपूर्ण सा इवेंट है भाई। ठीक है, तो ये आप जरूर करें, जुड़ें उससे। ये आपका था, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है भाई, इससे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इसके बाद आपका थैंक यू। फिर मुलाकात होगी आपसे कल अपने समय पर। मेरे बाद पवन सर की क्लास भी और एक महत्वपूर्ण इवेंट भी है, उसमें भी हम मिलेंगे। अंजलि प्रजापति सबसे टॉप पर है, पांडे एसएसएस दूसरे नंबर पे, अंकुल कुमार गोंड तीसरे नंबर पे, नीरज टारगेट 80 नवंबर चौथे नंबर पे, सैनी जी 5वें पे, अवनीश मिश्रा 6ठे पे, आदेश कुमार 7वें पे, मंटू कुमार बंडवाल 8वें पे, AK गौतम 9 पे और महेंद्र पाल 10 पे। ये है आपका टॉप 10 विद्यार्थी आज के सेशन के। बहुत बहुत थैंक यू भाई। मिलते हैं फिर कल आपसे अपने समय पर। अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी एक महत्वपूर्ण से इवेंट में आप सभी से। ठीक है, चलिए फिर किसी के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। सर क्लास फ्री है क्या पूरा? अरे अभी तो यूट्यूब पे तो फ्री चल रही है, ऐप पे ही तो पेड है। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।